कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी के साथ, पर उससे पहले हम एक छोटी सी झलक आपको दिखाएंगे किस तरीके से इनका करियर शुरू हुआ, कैबिनेट मिनिस्टर बने। देखिए जरा। सोलह सितंबर 1974 को पानीपत के किसान परिवार में जन्मे महिपाल ढांडा वर्तमान में हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। महिपाल ढांडा पानीपत ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक और नायब सिंह सैनी सरकार में प्रमुख मंत्री हैं। वे वर्तमान में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, अभिलेखागार और संसदीय कार्य मंत्रालय संभाल रहे हैं। 1987 में आरएसएस के स्वयं सेवक के रूप में राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1996 से 2004 तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में कई पदों पर रहे। 2004 में बीजेपी ने उन्हें पानीपत जिला इकाई का उपाध्यक्ष बनाया। 2006 में प्रमोट करके महामंत्री बनाया गया, जो 2009 तक रहे। 2009 से 2012 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2012 से 2015 तक बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2020 से 2023 तक बीजेपी हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। महिपाल ढांडा ने पहला चुनाव साल 2014 में लड़ा। पानीपत ग्रामीण सीट से पहली बार हरियाणा विधानसभा के लिए चुने। साल 2019 में इसी सीट से लगातार दूसरी बार जीत दर्ज की। महिपाल ढांडा अक्टूबर 2024 में तीसरी बार विधायक बने। महिपाल ढांडा को नायब मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वर्तमान में स्कूली और उच्च शिक्षा का जिम्मा संभालते हुए मंत्री महिपाल ढांडा ने शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने में योगदान दिया। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में एआई पाठ्यक्रम पर जोर। इसे 4 फेज में पहले कक्षा 9, फिर 10, 11, 12 तक ले जाया गया। इसके लिए करीब 1 लाख टीचर्स को भी दी जा रही है ट्रेनिंग। नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला हरियाणा पहला प्रदेश बना। उद्यमिता का सिलेबस लागू करने में भी पहला राज्य बनने जा रहा हरियाणा। शिक्षा विभाग में 80% से अधिक अब हिंदी में होने लगा काम। सरकारी स्कूलों के 89% विद्यार्थियों ने जेईई एडवांस क्वालिफाई किया। सरकारी स्कूलों को हाईटेक, सुरक्षित और आधुनिक बनाने को शीर्ष प्राथमिकता। सरकारी स्कूलों में ढंग से न पढ़ाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई के निर्देश। वर्तमान में स्कूली और उच्च शिक्षा का जिम्मा संभालते हुए शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा शैक्षणिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कॉलेजों की संख्या बढ़ाने में अहम योगदान दे रहे हैं। हरियाणा का एजुकेशन हब और शिक्षा मॉडल बनाने में शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा काबिले तारीफ कार्य कर रहे हैं। आज हरियाणा में शिक्षा क्रांति की चमक दिखाई दे रही है, जिसका श्रेय शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, अब हमारे बीच में महिपाल ढांडा जी मौजूद हैं। आपने उनका पूरा करियर देखा, हमने दिखाया किस तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर बने और लगातार विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं। अब देखिए, थोड़ी ही देर में हम संवाद का कार्यक्रम शुरू करेंगे और तमाम सवाल यहाँ पर पूछे जाएंगे। और मैं गुजारिश करूंगी जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी को कि सर आप मंच पर आइए, और साथ ही कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल ढांडा जी, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगी प्लीज आप मंच पर आइए। और देखिए, संवाद का कार्यक्रम शुरू तो करेंगे, पर उससे पहले सम्मानित किया जाएगा पुष्प भेंट कर। और आप सभी से मैं गुजारिश करूंगी एक बार जोरदार तालियों के साथ सर का मंच पर स्वागत किया जाए। देखिए, तालियों की गूंज कम से कम थोड़ी बढ़ाइए। हमारे बीच में मिनिस्टर मौजूद है। तमाम सवाल अभी थोड़ी देर में हम पूछेंगे कि किस तरीके से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और कितना अभी विकास हुआ है शिक्षा व्यवस्था में, कितने चेंजेस देखने को मिलेंगे और जो नई शिक्षा नीति है वो किस तरीके से धरातल पर नजर आ रही है। सोनीपत की भी बात की जाएगी, तमाम मुद्दे हम उठाने का कार्य करेंगे। सर, ओवर टू यू। मैं चाहूँगा कि आप भी ज्वाइन करें और सवालों का सिलसिला। मंत्री जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सोनीपत आए आप, और सोनीपत इसलिए खास तौर से कार्यक्रम रखा। सोनीपत में जितने स्कूल हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, शिक्षा मंत्री सोनीपत आएंगे तो लोगों के बीच में जो संदेश है ज़्यादा जाएगा और पूरे हरियाणा तक जाएगा। तमाम सवालों का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले सर मैं 3 सवाल ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। एआई स्कूल की बात की और बाल विद्या, कई स्कूल की जो आपने मॉडर्न स्कूल बनाने की शुरुआत हरियाणा में की है, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी हरियाणा अग्रणी प्रदेश बनता जा रहा है और लगभग उसका कितने % कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन हो चुका है, ताकि आपको मौका मिले कि शिक्षा के लिए मौजूदा शिक्षा मंत्री साहब क्या कर रहे हैं।
माइक। देखिए, सबको दर्शकों को मेरी नमस्ते, मेरा प्रणाम। देखिए, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसको लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बना है। इसको जब हम लोग लागू कर रहे थे, हमारे सामने कुछ चुनौतियां थी, कुछ चैलेंज थे। कई लोग पूछ लेते हैं कि देखिए, आपने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है, इसमें चुनौती क्या है, इसको कैसे हासिल किया। तो इसमें सबसे बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी वो था पाठ्यक्रम का आधुनिकीकरण करना, कि हम लोग आधुनिक पाठ्यक्रम बनाएं। और दूसरा इसमें सबसे बड़ी बात थी कि भाई पाठ्यक्रम तो आपने उसका तो आधुनिकीकरण कर दिया, मगर शिक्षकों का जो प्रशिक्षण है वो, तो इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण ये दूसरी चुनौती थी जिसको हमने पार किया। और तीसरी बड़ी जो चुनौती हमारे सामने थी वो थी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो वो जो बुनियादी ढांचा है जो जर्जर हुआ था, जहां पर उसकी कायाकल्प करना, उसको बदलना। अब हो क्या रहा था कि स्कूल जो बने वो कभी हमारे बाप दादा के समय में बने, और गांव के जो स्कूल बने, क्योंकि उस वक्त जो एजुकेशन थी वो समाज के हाथ में थी, और समाज ये चाहता था कि हमारे बच्चे सब पढ़े लिखे आगे बढ़े। इसलिए समाज ने घर घर से पैसा, बोलते हैं गांव में कि तागड़ी के हिसाब से पैसा लेना, या कोई सांग करवाना, या कोई कंपटीशन करवाना, उसमें लोगों को कहना कि देखो भाई, आपके स्कूल में विद्या का केंद्र बन रहा है, उसमें आप अपना योगदान दीजिए। लोगों ने बढ़ चढ़ के योगदान दिया, और हरियाणा में बड़ी संख्या में समाज ने अपने संस्थानों का निर्माण कराया। अब वो चूंकि बहुत पुराना हो गया था और किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मैं किसी पर कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, मगर वो जर्जर हुआ। उस वक्त चिंता करनी चाहिए थी। एक बिल्डिंग की जो एज है वो 40 साल है, 50 साल है, मगर 60-60 साल तक किसी ने, 70 साल तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वो एकदम जर्जर हुआ, तो वो एकदम ही हुआ। जब वो एकदम ही हुआ है तो उसको समस्या खड़ी होगी। जब मैं शिक्षा मंत्री बना तो मैंने ये समस्या को देखा। मैंने कहा देखिए भाई, जिस अभाव में हमने एजुकेशन ली, हम अपने बच्चों को उस अभाव में नहीं रहने देंगे। और इसलिए मैंने कायाकल्प जो शब्द का उपयोग किया था। मान लीजिए कि एक जगह हमारे पास 10 कमरों की आवश्यकता है, बिल्डिंग जर्जर हुई है, मैंने वहाँ पे 10 रूम बनाए, मगर जो बिल्डिंग जर्जर है हमने कहा इसको बाद में घेरेंगे, मगर पहले एक बार इसको बनाए। हमने ऐसे करके लगभग एक 12,000 से ज़्यादा रूम ये बना के जो बुनियादी ढांचा हमारा जर्जर हुआ पड़ा था उसको हमने ठीक किया। हमने तय किया कि हमारे हर स्कूल के अंदर टॉयलेट हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो। आज जब मैं यहाँ से खड़ा होकर बोल रहा हूँ, आपके मंच से मैं कह रहा हूँ, वैसे तो हमने 100% का कर दिया है, मगर वो काम आज 95% से ज़्यादा, वो 95% से ज़्यादा ये हमारा काम पूरा हो गया। आज कोई स्कूल ऐसा नहीं है जहाँ पर बुनियादी चीज़ की कमी हो, कोई कमी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वहाँ पर काम चल रहा है। तो इसलिए जो ये एजुकेशन को गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता थी, उन तमाम आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमारी सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में जमकर जुड़ा हुआ सवाल है। आपकी सरकार में मुख्यमंत्री श्री विद्यालय और सुपर 100 मिशन बुनियाद, EWS के बच्चों को शिक्षा के लिए अलग से कहीं ना कहीं कोटा, और इसके अलावा AI की टेक्निक, AI का बहुत ज़माना है, इस पर भी रखिए कि ये जो प्रोजेक्ट आपके 3-4 हैं, जैसे सी स्कूल का मैंने जिक्र किया, सुपर 100 का किया, और पिछले दिनों मुझे याद है कि कुछ बच्चे शायद बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी सिलेक्ट हुए थे सरकारी स्कूल से। जी देखिए, हमने PM श्री स्कूलों की तर्ज पे ही CBSE पैटर्न वाले मुख्यमंत्री श्री विद्यालय ये हमने शुरू किए हैं।
सुपर 100 की बात करूं, बुनियाद की बात करूं, उसमें जो गरीब के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश का जो बच्चा है, वो बिना कोचिंग के वो आईआईटी या एम्स पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो इसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि भाई ये जो गरीब का बच्चा है, ये कैसे अपने एम को पूरा करे, ये कैसे अपने सपनों को पूरा करे। भाई जिसके परिवार में ठीक हिसाब है वो तो किसी भी जगह से अच्छे इंस्टीट्यूशन से जाएगा, जाके कोचिंग ले लेगा। मगर अगर मैं गरीब का बच्चा हूं, मेरे लिए क्या रास्ता है? तो इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग सुपर 100 जैसा एक कार्यक्रम चलाएंगे और उसमें जो गरीब से गरीब का बच्चा है उसकी हम पूरी तैयारी कराएंगे। उसमें उसकी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, उसका रहने का खर्च, उसकी पढ़ाई का खर्च, यह सब ये सरकार वहन करेगी। सुपर 100 में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए होती है तैयारी? सर, मैं बता रहा हूँ। देखिए उसमें जो भी कोई बच्चा जेई का है, मेंस है, जितने भी तरह की प्रतियोगिताएं हैं, उन प्रतियोगिताओं की तैयारी कराते हैं बच्चे के हिसाब से। और उसमें हमने पहले बुनियाद कार्यक्रम शुरू किया। 9th और 10th में बुनियाद के जरिए हम अपने बच्चों को 129 सेंटर थे, अभी हमने उसमें कुछ सेंटर और बढ़ाए हैं, लगभग 150 के आसपास पे अब हमारे वो सेंटर हो गए हैं। उनके जरिए फिर हम लोग टेस्ट लेते हैं, टेस्ट लेके बच्चे, फिर वो 100 बच्चे हम लोग छांटते हैं और उन 100 बच्चों के जरिए हमने सुपर 100 का कार्यक्रम शुरू किया। मगर हमारे हौसले बढ़े। जब पहली बार हमने 100 बच्चे सुपर 100 में रखे तो 100 में से 49 बच्चों ने सफलता हासिल की। और उन 49 बच्चों में से एक बच्ची है काजल, इंदू चोई गांव की रहने वाली है। उस बच्ची को गूगल ने अपने यहाँ पे नौकरी दी और 45 लाख रुपए का 1 साल का उसका पैकेज दिया जी। अब ये कोई छोटी चीज नहीं है। पहली बार के उसमें बैच में वो लड़की बाद में आईआईटी रुड़की गई, आईआईटी बॉम्बे रुड़की में उसने कहा कि नहीं, उसने कोई एक छोटा मोटा और एग्जाम दिया होगा, तो वो आईआईटी बॉम्बे चली गई, वहीं से कंपनी ने उसको उठाया लगा। ऐसे हमारे पास 49 के ऐसे डाटा हमारे पास है। फिर नेक्स्ट ईयर में हमने कहा कि नहीं भाई, इसकी संख्या बढ़नी चाहिए, तो हमने संख्या बढ़ाई। तो संख्या बढ़ाई तो 125-30 बच्चे आए, उसमें से 79 बच्चों ने फिर टॉप किया। फिर हमारा हौसला बढ़ा, हमने कहा भाई सुपर 100 में अब हम 200 करेंगे, 200 नहीं हम 300 करेंगे। हमने 300 बच्चे रखे इस सेशन में, जब नहीं इस पिछले वाले में, अब तो 500 करेंगे। तो जो 300 बच्चों वाला सेशन था, इसमें 263 बच्चे वो हमारा जो टेस्ट है वो क्वालिफाई करे और 263 बच्चों में से 235 बच्चों ने ये मेंस का एग्जाम क्लियर किया और उनमें से 61 बच्चे आज एम्स के अंदर एमबीबीएस के लिए उनका एडमिशन हो चुका है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई नीट का एग्जाम उन्होंने क्लियर किया, टॉप हुए। अब आप मुझे ये बताइए कि ऐसी कौन सी एक संस्था है, सरकारी प्राइवेट ही बता दीजिएगा, कि जिसका 263 में से 235 बच्चे यानी 89-90% के आसपास रिजल्ट आया कि बच्चों ने सफलता हासिल की हो। और किन बच्चों ने, अगर आप लोग उनके घर जाकर देखेंगे तो 2 रूम मिलेंगे 10 बाई 10 के, बहुत अति पिछड़े समाज के गरीब घरों के बच्चे जो अपने सपने इसलिए पूरे नहीं कर पाए थे कि उनको कोई व्यवस्था नहीं थी। कुछ लोग कह देते हैं कि हरियाणा में एजुकेशन का स्तर क्या है। हरियाणा में एजुकेशन के स्तर की भी मैं बात बता रहा हूं। दिल्ली पंजाब से कंपेयर करते थे सर, कंपेयर वो किस तरीके से करते थे राम जाने, मगर दिल्ली में भी करते थे। दिल्ली वाले भी कहते थे देखो जी हमारे यहाँ तो स्कूलों में पता नहीं कौन सी क्रांति आ गई, अब वो सबकी पोल पट्टी पटने लग रही है, किसी की दीवार गिर रही है, एक प्रोजेक्टर 40,000 रुपए का, उसकी 40 लाख रुपए की कीमत दिखाओगे, लोगों को उल्लू बनाओगे। यही काम उन्होंने पंजाब में किया। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी चीज की कोई परख है, आप उसको पैमाना क्या है आपके पास आंकने का, तो पैमाना तो यही है ना कि उसका रिजल्ट। 2013-14 में हरियाणा में एजुकेशन का जो सिस्टम था उसकी मैं आपको चर्चा करके बताना चाह रहा हूं कि एकदम नहीं गिरा ये ग्राफ, इसको भी गिरने में बहुत समय लगा भाई, और बहुत समय लगा तो हालात कहां पे पहुंचाई
अब उसमें उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, नहीं बोलूंगा तो गड़बड़, बोल दिया तो फिर कहेंगे राजनीतिक बात कर रहे हैं। मगर वो लोग क्वेश्चन उठा रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि लोग बताए कि 2013-14 में 10वीं क्लास का रिजल्ट कितने परसेंट था? सिर्फ 48.7% यानी 49%। प्लस 2 का कितना था? 52.9% यानी 53%। आज आप लोग वो ट्विटर मास्टर हैं, गाड़ी में बैठेंगे, एक फोन आगे रखेंगे और बोलेंगे हरियाणा में एजुकेशन का ये हो गया, हरियाणा में एजुकेशन का ये हो गया। अरे भाई पहले पता तो कर लीजिए। इंफ्रास्ट्रक्चर आज हमने उसमें बहुत बड़ा सुधार किया है और हमने पहले चरण में 1500 स्कूल लिए। 1500 स्कूलों की कायाकल्प हमने कहा था कि हम लोग 31 जुलाई तक करेंगे। हमने उसमें 90% काम कर दिया है और बड़े दावे के साथ मैं कह रहा हूं कि 789 जो हमारे स्कूल्स थे 1500 में से उसका बिल्कुल काम एकदम कंप्लीट कर दिया। और जो रिजल्ट की बात है, आज मैं जहाँ पे 49% और 53% का रिजल्ट था, आज जब मैं 2025-26 के अंदर रिजल्ट की बात कर रहा हूँ तो 90% से ऊपर है, 93% 94% तक। अगर मैं पिछली बार के रिजल्ट की बात करूँ तो CBSE का जो प्राइवेट जो स्कूल है उस स्कूल के और हमारे में सिर्फ 3% का 10वीं में और 6% का प्लस 2 में, इतना अंतर था। बस जी सर, आप कल्पना करिए ना कि आज हमारे, आप किसी भी गांव में जाइए, आप गांव के स्कूल में पूछिए कि क्या है रिजल्ट, वो कहेंगे सर इस बार हमारा 100% बच्चा पास हुआ है, 80% प्लस वाले 25 बच्चे आए हैं। कोई कहेगा 90% वाले स्कूल बच्चे अंक लेने वाले हमारे पास 15 बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं। इस तरह का जो एक माहौल खड़ा हुआ, ये माहौल सिर्फ एक चीज के कारण खड़ा हुआ, वो चीज ये कि हरियाणा की सरकार ने जो बच्चे हैं उनकी जो मेहनत है, उस मेहनत में पारदर्शिता के साथ आगे उनको लोक सेवा में अवसर देने का काम किया। बिना पर्ची बिना खर्ची की जो बात है, इसी बात का नतीजा है कि आज पूरे प्रदेश में एजुकेशन का जो वातावरण वो बदल गया। ये लोग तो सोच भी नहीं पाएंगे कि हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। सर इसी में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के कारण बच्चों ने पढ़ना शुरू किया। पहले उनको ये पता था कि भाई आप कितना भी पढ़ लो, आपकी पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है, हमने तो आखिर में मजदूरी करनी है जी। और बच्चा इसी चीज से डरता था, क्योंकि ये दोनों तीनों दलों की जो सरकारें रही, इन्होंने सिर्फ एक ही काम किया, अपने रिश्तेदार, अपने कार्यकर्ता और पैसा ये दो और नौकरी लो। इसी के चक्कर में लोग जेल तक भी गए हैं। और हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस वक्त तो अंधा बाटे रेवड़ी, फिर अपनों को दे, यही हालात थी। हमारी सरकार आई, हमने पारदर्शिता के साथ काम किया, बच्चों में विश्वास बढ़ा और कहा कि भाई ये सरकार ईमानदारी से हमें काम दे रही है, सेवा का अवसर लोक प्रशासन में दे रही है। तो बच्चों ने पढ़ना ठान लिया और आज जब उसने पढ़ना शुरू किया तो आज इस तरह के हालात है। हमने आज खाली यही नहीं किया है, हमने एजुकेशन में, आपने AI की बात की, AI के लिए हम लोगों ने अपना पूरा काम जो एक सेटअप है, क्योंकि एकदम नया पाठ्यक्रम आया स्कूलों में है सर, उसके लिए शुरुआत की है। अभी एकदम नया पाठ्यक्रम है, उसमें पाठ्यक्रम भी बनने लग रहे हैं। उसमें अलग अलग लोग जो इसमें जिन लोगों ने सफलता अर्जित की हुई है, जो लोग इस तरह के पाठ्यक्रम बना रहे हैं, वो जितना आता जा रहा है उतना ही हम लोग एक लेवल से उसको शुरू करते जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने इतना ही नहीं किया। अब आपको मैं एक घटना और बता दूं जी। हमने कहा कि भाई हम लोग एक चीज में, और हरियाणा देश में अव्वल आया, हमने कहा कि वोकेशनल जो हमारा टीचर है, हमने उससे निवेदन किया कि देखिए भाई, हम लोगों ने तय किया, इस देश के लोगों ने, कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है। उसमें आप लोगों के हाथ में हमारे बच्चों का भविष्य है, वर्तमान है, आप उस पर कोशिश करिए। और मेरे श्रेष्ठ गुरुजनों ने इतनी हिम्मत की कि उन्होंने पूरे जो हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चे थे, 1,23,000 बच्चों को छांटा, उनको वोकेशनल की एजुकेशन देनी शुरू की। अलग अलग 17-18 हमारे विषय थे, उन विषयों पे उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। 1,23,000 बच्चों की उन्होंने 18,000 टीम बनाई। 18,000 टीमों को फिर उन्होंने उसका एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम लेने के बाद फिर उन्होंने 22 डिस्ट्रिक्ट थे पहले, अब 23वां हासिल हो गया। मगर जब वो 22 डिस्ट्रिक्ट थे, 22 डिस्ट्रिक्टों में फर्स्ट सेकंड थर्ड की टीम निकाली और उस टीम को 66 टीम
उन्होंने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में बुलाई और उस वक्त पूरा का पूरा मीडिया भी वहीं था। आप कल्पना करेंगे बच्चों के प्रोजेक्ट क्या थे। बच्चों ने बिजनेस करना शुरू किया। किसी ने कहा कि मैंने 4,000 का बिजनेस किया, किसी ने कहा मैंने 3.5 लाख का बिजनेस किया, कोई कह रहा है मैं 40,000 का बिजनेस कर चुकी हूँ। ऐसे हमारी बच्चों की टीम ने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों ने, और सर जब हमने वहाँ पे इंडस्ट्री के लोगों को बुलाया था, इंडस्ट्री के लोगों ने उनसे पूछा कि बेटा जरा बताओ अब आगे आप क्या करोगे, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आई तो आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, आपको अगर ऑर्डर लेना तो उसके लिए आप क्या काम करोगे। बिल्कुल जमीन की बात जो एक उद्योगपति को अपना काम करने में आवश्यकता है पड़ती है, वो क्वेश्चन उन इंडस्ट्री के लोगों ने हमारे बच्चों से किए और हमारे बच्चों ने जो जवाब दिया उन्होंने दांतों तले उंगली दबाई और ये कहा अपने संबोधन में कि शिक्षा मंत्री जी आप तो कह रहे थे कि 2047 तक हम भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इन बच्चों की समझ, इन बच्चों की बुद्धिमत्ता, इन बच्चों के काम करने के तरीके से हम कह सकते हैं कि 2035 तक ही भारत का नक्शा बदल देंगे। इस तरह का काम हो रहा है। 2035 की बात की, इसमें मैं एक और सवाल ऐड करना चाहूंगी। अगर हम गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट देखें, अभी आपने जिक्र भी किया प्राइवेट स्कूलों का जिक्र भी किया और गवर्नमेंट स्कूलों का भी जिक्र किया। अगर मैं दोनों स्कूलों को कंपेयर करूं और मिडिल क्लास फैमिली की बात करूं या हम अपने घर की बात करें, तो अभी भी मानसिकता ऐसी बनी हुई है कि बच्चे का भविष्य संवारना है तो उसको प्राइवेट स्कूल में भेजा जाए एज कंपेयर टू गवर्नमेंट स्कूल। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में आप किस तरीके से कार्य करें जो पेरेंट्स का माइंडसेट है वो चेंज हो सके। देखिए आपके यहाँ पे आवाज बहुत गूंज रही है। प्राइवेट स्कूल का और जो सरकारी स्कूल का माइंडसेट है वो चुनौती क्या है आप ये कह रहे हैं, और उसको इन स्कूलों में अंतर उसको आप पूछ रहे माइंडसेट का। देखिए पहले सरकारी स्कूल को लेकर बुनियादी सुविधाओं को और उसका जो गुणवत्ता है उसके बारे में धारणा बनी हुई थी। उस धारणा को बदलना यही हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन आज उसमें बिल्कुल एकदम अलग स्थिति बन गई है। आज सरकारी स्कूल और निजी स्कूलों के बीच में जो अंतर था ना वो बहुत तेजी से मिट रहा है, बहुत तेजी से मिट रहा है। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं उसके जो बच्चे हैं आज वो बोर्ड की परीक्षाएं टॉप कर रहे हैं। मैंने अभी भी बताया वो टॉप कर रहे हैं। खेल कूद में हमारा सरकारी स्कूल का बच्चा वो नाम रोशन कर रहा है। आज जो जेई की, नीट की जो ये बहुत कठिन परीक्षाएं हम लोग कह रहे थे, सर इसमें प्रयास की बात तो हो गई। मेरी सहयोगी का और नहीं, सर अभिभावक भी नहीं, इसी में प्रिया जो मेरी सहयोगी सवाल पूछ रही हैं वो ये नहीं कह रही है आप लोग प्रयास कर रहे हैं, आपने डिटेल बताए। प्रिया मेरी सहयोगी का सवाल है आम परिवार जो है हमारे, आपके, प्रिया का होगा, मेरा होगा, वो प्राइवेट स्कूलों की तरफ कब तक भागते रहेंगे? वो कॉन्फिडेंस उनमें कब जगेगा कि नहीं प्राइवेट छोड़ के हम सरकारी में भी अच्छी सुविधा दे सकते हैं? देखिए मैं वही बता रहा हूं, धारणा की बात है। मैंने धारणा शब्द का भी उपयोग किया है। आप भी सरकारी स्कूल में पढ़े, यहाँ पे अगर मेरी एज के लोग बैठे हैं, मैक्सिमम 95% लोग सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। सरकारी स्कूल से प्राइवेट स्कूल में जाने में बहुत समय लगा था। मुझे अच्छे से ध्यान है कि प्राइवेट स्कूल में अगर बच्चा पढ़ने के लिए जा रहा ना तो बड़ी टेढ़ी नजर से देखते थे, क्यों सब प्राइवेट में क्यों जा रहा है। अब वो धारणा बनती बनती ऐसी उलट धारणा बन गई समाज में कि अब सरकारी स्कूल में क्यों जा रहा है, ये धारणा बनी। तो अब ये धारणा जो तोड़ने के लिए मैं वही तो बता रहा हूं जी, मैंने यही कहा है। अब आप उस धारणा को तोड़ोगे कैसे? तभी तोड़ पाओगे जब आप वहाँ पे गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दोगे। आप गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन दे रहे हैं तभी तो हमारे बच्चे नीट जैसी परीक्षाओं को पास कर रहे हैं। तभी तो मैं कह रहा हूं, मैंने गलत नहीं जवाब दिया, मैंने बिल्कुल ठीक जवाब दिया। मैं कह रहा हूं कि हमारे बच्चे हर एग्जाम में क्लियर कर रहे हैं। अब हम तो बता ही रहे हैं ना कि देखिए भाई अब सरकारी स्कूल के बारे में आपकी जो धारणा थी वो धारणा अब मत रखिए।
आज हमारे बच्चे खेल कूद में आगे बढ़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे जेई के नीट के जो कठिन परीक्षाएं हैं उसमें वो झंडे गाड़ रहे हैं। आज हमारे बच्चे हर फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल का और हमारे स्कूलों का जो रिजल्ट का अंतर है वो बहुत कम हो गया है। अब तो ये जो धारणा है समाज में, हमने इसी को जो खाई बनी है इसको पाटना, जो हुआ था उसको भरना है, खाई उसको तो ठीक सर करना है। दिल्ली में भी नजर आई। धर्मेंद्र प्रधान साहब को जाना पड़ा। नेशनल लेवल का सवाल है, लेकिन शिक्षा मंत्री ने लेना जरूर पड़ेगा आपसे। इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, हालांकि उसके दोनों पक्ष हैं। कुछ फंडिंग वाले एंगल भी आए, कुछ लाठियों वाले एंगल भी आए, और उसके अलावा जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जैन जी ने किया प्रधानमंत्री साहब के लिए या बाकी चीज़ों के लिए, वो क्रिटिसिज्म भी हुआ। लेकिन ओवरऑल कहीं ना कहीं आक्रोश तो था पेपर लीक को लेकर। वो जोड़कर जरूर आप एक जवाब दीजिएगा। और हरियाणा उसके लिए कितना सतर्क है, क्योंकि पहले पेपर लीक की घटनाएं या पेपर कैंसिल होने की घटनाएं तो हरियाणा में भी हुई थी। पंजाब पर भी सवाल उठ रहे हैं, इसके अलावा और राज्यों पे भी उठ रहे हैं। तो उस जंतर मंतर का सबक क्या है, उस पर जरूर आप कुछ बोलिए। देखिए, ये जो नीट है ये एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे केंद्र सरकार की एक एजेंसी है एनटीए, वो इसको आयोजित करती है। केंद्र सरकार और हमारी जो सरकार है दोनों छात्रों के भविष्य को लेके पूरी तरह से संवेदनशील है। पूरी तरह से जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जो दोषी है उन पे सख्त कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। उसके लिए हमने टास्क फोर्स बनाई है और कोर्ट में भी इसके ऊपर तुरंत फैसला हो, स्पेशल कोर्ट, और उसमें दोषियों के लिए बड़ी सजा का प्रावधान ये भी किया गया है। मगर जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष द्वारा जो इस्तीफे की मांग का जो सवाल था वो कर रहे थे, या आज भी और कुछ नेताओं को टारगेट रख के वो काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ विपक्ष के पास है ना जो रचनात्मक मुद्दे हैं उसका अभाव है, उसका काल पड़ा हुआ है। और इसलिए वो राष्ट्रीय, पे तो बच्चे भी पहुंचते थे। सर मेरी बात ना, इसलिए वो जो राष्ट्रीय विषय है उस पे राजनीति करने के लिए जंतर मंतर पहुंच जाते। और हमारी जो सरकार है उसका ध्यान है राजनीति करने पर नहीं, उसका ध्यान राजनीति करने पर नहीं है, बल्कि हरियाणा के लाखों जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके हितों की रक्षा करना है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि भाई परीक्षा है वो पारदर्शी हो, उसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि उससे बच्चे का जो मन है, हृदय है, बहुत दुखी होता है। और परिवार को भी ये जब इस तरह की बात आती है बहुत कष्ट होता है। और हमने भी अभी लाखों परीक्षार्थी थे, एचटेट का अभी हमारे यहाँ पे एग्जाम हुआ। अब कोई बताइए, हम लोगों ने उसका पुख्ता प्रबंधन किया कि किसी भी तरह की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी, और सबसे बड़ी चुनौती इसमें यह भी थी कि भाई पारदर्शिता हो और सुरक्षा व्यवस्था है इसको सुनिश्चित करना। ये हमने दोनों चीज़ों पे ठोस काम किया। आज रिजल्ट आप लोगों के सामने, हमने इसको आधुनिक तकनीक के साथ भी जोड़ा है। हमने जो बायोमेट्रिक हाजिरी इसका काम हमने किया, इसमें सीसीटीवी की निगरानी में ये सब काम हुआ। केंद्र पर भी जो एग्ज़ाम केंद्र थे, परीक्षा केंद्र थे, वहाँ पर हमने फ्लाइंग स्क्वाड की उसकी भी तैनाती की। जिला प्रशासन की बात करूँ, पुलिस विभाग की बात करूँ, उनमें आपस में हमने सामंजस्य बनाया और जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाया। और आज मैं कह सकता हूँ कि हरियाणा में इस तरह का कोई एक भी मामला हम सब लोगों के सामने नहीं आया होगा। बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला था उसका प्रभाव प्रदेश में भी देखने को मिला। हरियाणा में विपक्ष ने खूब ये पूरा मुद्दा उठाया। तो विपक्ष से ये भी पूछिए ना कि आप झारखंड में क्या बोलेंगे। आज तक एक भी नेता ने अपना मुंह खोला? पंजाब के ऊपर किसी ने अपना मुंह खोला है? कर्नाटका में कोई आदमी बोल पाया है? इन्हीं के खड़गे साहब के बेटे प्रियांक खड़गे किस तरह की स्टेटमेंट दे रहे हैं। राहुल गांधी जी आज क्यों चुप है? अगर कोई आप में से प्रश्न पूछ लेता तो कहता है कि गोदी मीडिया है। देखिए, मैं एक निवेदन कर रहा हूं, मैंने अपनी इस बात में भी कहा है कि आप लोग के पास
रचनात्मक मुद्दे नहीं है। रचनात्मक मुद्दे ना होने की वजह से आप लोग इस देश के पैसे की बर्बादी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में जब आप चर्चा की बात कहते हैं, सरकार कहती कि चर्चा करो, तो आप चर्चा से भाग जाते हैं। आप कहते कि पहले ये काम करो, फिर वो काम हो जाता है, फिर कहते कि नहीं हम तो इसको मानेंगे ही नहीं। अपनी बात करते हैं लोकसभा के अंदर खड़ा होते ही, और जैसे ही उसका जवाब देने की बारी आती है सारी देश की जनता देख रही है भाई, उठ के तुरंत बाहर निकल के जाके फिर ड्रामा शुरू कर देते हैं। इस देश की लोकसभा में जो महत्वपूर्ण कार्य होने चाहिए थे वो कार्य ना हो, यही इस विपक्ष की सोच है। और ऐसी सोच लेके वो क्या चाहते हैं कि देश उनको पूजेगा, देश उनके पीछे चलेगा। सर, आरोप प्रत्यारोप से अलग मैं आपके अनुभव की बात करता हूं। प्रिया, एक जवाब मुझे इनका कभी भूलता नहीं है। ये जो 24 की सरकार है, बहुत कम थे उस समय जो दावा कर रहे थे जब बनेगी सरकार। उस समय 24 की जो सरकार थी उस समय बहुत कम लोग थे जो दावा कर रहे थे। मैं राजनीतिक करियर की बात कर रहा हूँ, राजनीतिक अनुभव की बात कर रहा हूँ। तो महिपाल ढांडा साहब से, नॉट शिक्षा मंत्री से नहीं, महिपाल ढांडा साहब जो एक मजे हुए पॉलिटिशियन है, उनका बैकग्राउंड है और तमाम संघ से लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और पूरा प्रोसेस होके आते हैं। देश में कई तरह की घटनाओं के बाद मेरा सीधा सवाल है, क्या भाजपा की पॉपुलैरिटी में कुछ ग्राफ डाउन आया है? क्या भाजपा के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं? इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि क्या और जो अपोनेंट हैं वो मौजूदा सत्ता से, चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्र की हो, उससे आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? देखिए, मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। चुनौतियां तो जीवन में हर पग पग पर रहे हैं। बात तो ये है कि भी आप राजनीति को सेवा के रूप में कर रहे हैं या राजनीति को दुरुपयोग करने के रूप में कर रहे हैं। आपकी सोच क्या है, उस सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हमारी सोच ये है कि हम सब चुनौतियों के पार जाकर भी अपने देश को आत्मनिर्भर देश बनाएंगे, विकसित देश बनाएंगे, उसमें जो कठिनाइयां आएंगी, जो चुनौतियां आएंगी, हम उसका मुकाबला करेंगे। मगर मैं एक बात पूछना चाहता हूं, क्या 60-70 साल में यहाँ मेरे बड़ी उम्र के लोग भी बैठे हैं, मेरे नौजवान दोस्त भी बैठे हैं, क्या आपने कभी भी 2024 से पहले, 2014 से पहले किसी नेता के मुंह से ये सुना कि हम भारत को ताकतवर भारत बनाएंगे? किसी नेता के मुंह से ये सुना कि हमारा विजन ये है, हम अगले 10 साल में भारत को यहां से यहां लेके जाएंगे और जो चुनौतियां आएंगी उससे निपटेंगे? क्या किसी एक भी नेता के मुंह से आपने ये सुना कि हम बहुत मजबूत देश हुआ करते थे, हमारी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी, हम सोने की चिड़िया थे, हम विश्व गुरु थे, हम फिर उसी रास्ते पे चल के भारत को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे? क्या एक भी नेता के मुंह से सुना? सर, और जब मैं एक निवेदन कर रहा हूं सर, चुनौतियों की बात आपने कही, मैं कह रहा हूं कई उपचुनाव हारे, कई आंदोलन सर, हुए, मैं बता रहा हूं, वही मैं कह रहा हूं, ग्राफ डाउन तो नहीं जा रहा है। नहीं, देखिए मैं एक बात कर रहा हूं, देखिए ग्राफ की बात अभी आई नहीं है, ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है। बात तो ये है कि भाई वो जब समय आएगा तब वो शीशा है जनता, परमात्मा का रूप है जनता। नेताओं की परीक्षा तो वही होती है। जो फैसला करना है उसका फैसला सर माथे है। मगर क्या किसी नेता ने, इतने चुनाव हुए, जनता ने जो फैसला सुनाया, एक नेता का नाम बताओ जिसने मीडिया के सामने ये कहा हो कि जनता जनार्दन ने जो फैसला दिया हम उसको स्वीकार करते? एक भी नेता का नाम बोलो। अखिलेश ने, राहुल जी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने, खरगे ने, किसी भी एक नेता ने, सबने ये कहा ईवीएम में गड़बड़ है, सबने ये कहा एसआईआर की गड़बड़ है। अरे भाई, जनता ने जो मैंडेट आपको दिया आप उसको स्वीकार क्यों नहीं करते? हम भी बरसों बरसों चुनाव आ रहे हैं, 2014 से पहले हमें तो चुनाव हारते ही रहे हैं। हमने हर बार चुनाव में अगर हार मिली है, हमने कहा जनता ने जो जनादेश हमें दिया हम उसको स्वीकार करते हैं, फिर मेहनत करेंगे, फिर जनता के बीच में जाएंगे, फिर मुद्दों की लड़ाई लड़ेंगे।
जरूरत पड़ी तो सड़क पे संघर्ष करेंगे, हम लोगों के हित के लिए काम करेंगे, हम सेवा के लिए। मोदी साहब कनेक्ट करने क्या की एक कोशिश- भी बात कोई दूसरा मोदी साहब कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बड़ी उनकी जो कम्युनिकेशंस है, फ्रेंड्स पे आके, इंस्टाग्राम पे आके, एक ये उन्होंने दिखाया कि एक हाथ बढ़ाया उस यूथ की तरफ। देखिए, अब मैं एक कड़वी और सच्ची बात कहूंगा। जो समय आपने, हमने या हमारे बड़ों ने देखा है, वो हमारे बच्चों ने अभी सुना भी नहीं है। जब उनको हम कोई बात बोलते हैं ना, तो वो ये कहते हैं कि ये छोड़ो ना, ये बात, ये तो पुराने जमाने की बात हुई, ऐसा हुआ नहीं हुआ हमें तो पता नहीं, आप ही लोग बोल रहे हैं। बड़ा अंतर है। तो एक तो विषय ये कि जिस तरह की हमारे बच्चों को जो राजनीतिक इतिहास रहा है इस देश का, उसके बारे में अवेयरनेस, इस तरह के प्रोग्राम्स जरूर चलाने चाहिए। उसमें किसी के पक्षपात की बात नहीं कर रहा हूं, जानकारी के लिए। पता हो कि भाई इमरजेंसी क्यों लगी, पता हो कि देश का संविधान कब कब कुचला गया, पता हो कि ये लोग किस तरह से धोखाधड़ी कर रहे हैं लोगों के साथ, संविधान की बात करते हैं। और संविधान के जो बनाने में सहायक थे, जिन्होंने अपनी कलम से पूरा संविधान लिख दिया, उसी बाबा साहब का इन लोगों ने कितना अपमान किया। उनको चुनाव हराया, चिट्ठी लिखते हैं ये लोग विदेश में बैठे हुए लोगों को, उनका अपमान करते हैं, उनको मरने के लिए मजबूर करते हो। तो ताकतवर आदमी था, बहुत सॉलिड आत्मा थी, इसलिए वो इनके चक्रव्यूह में नहीं फंसे। देखिए, ये सब चीजों का जब तक घटनाक्रम हमारे बच्चे नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तब तक एक चीज को समझने में थोड़ा वक्त लगेगा। आज का जो हमारा युवा है बहुत समझदार है, बहुत सकारात्मक सोच के साथ वो आगे बढ़ रहा है। और इसमें जो सोशल मीडिया एक प्लेटफार्म है, उस प्लेटफार्म पर मैं ये चाहूँगा कि हमें जो भविष्य में हमारे सामने चुनौतियां आने वाली हैं वो कैसी होंगी, वो आज के वर्तमान को में जो परिदृश्य है उसके साथ हमें जोड़ के देखना पड़ेगा। और हमें अपने पास्ट से भी सीखना पड़ेगा कि किस तरह की बेवकूफ़ी या गलतियों की वजह से हम लोग पिछड़ गए। देखो, एक बात बताइए, हमारे साथ कितने देश आज़ाद हुए, आज वो कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े? क्या वो भी बीजेपी दोषी है? मैं एक निवेदन कर रहा हूँ, 10-12 साल में भारत ने बहुत कुछ प्राप्त किया है, भारत ने एक संकल्प लिया है। ये तो कभी इस तरह की बात भी नहीं करते थे। मैंने 2 मिनट पहले भी आपको बोला है, क्या कभी इन्होंने कहा कि हम भारत को यहाँ पर 5 साल में लेके जाने वाले हैं, 15 साल का हमारा लक्ष्य ये है। और अगर कोई आदमी लक्ष्य रख ले तो उसको मजाक बनाएंगे कि ये तो ये आगे विश्व गुरु, ये तो ये आगे विकसित भारत वाले, ये तो ये आगे आत्मनिर्भर की बात करने वाले। तो तुम क्या चाहते हो कि कीड़े मकोड़ों की तरह ये जनता ऐसे ही पिसती रहे जैसे तुम लोग आज तक पिसाते आए थे? क्यों? मेरे देश के नौजवान को सपने लेने का अधिकार नहीं है? आप झूठ बोलेंगे, बरगलाएंगे, उसको मिसगाइड करेंगे सिर्फ सत्ता पाने के लिए। बिल्कुल ऐसा सर। नहीं है कि भाई देश की जनता है, नौजवान समझ नहीं रहा, वो सब चीजों को समझता है, जानता है, और जब वक्त आता है तो वो अपना जो परिणाम है वो दिखाता है। बिल्कुल, मैं आपसे एक आखिरी सवाल और करना चाहूंगी, फिर क्लोजिंग की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, बस आखिरी सवाल, मॉनसून सेशन में क्या कुछ हम बड़ा आपके विभाग से जुड़ा हुआ देख सकते हैं? बस आखिरी सवाल। देखिए, अभी बताने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, बताते जाइए। नहीं, मैं एक निवेदन करूंगा, तैयारी चल रही है। देखिए, हमने कुछ एमओयू किए। मैं एजुकेशन में कितने बड़े आमूलचूल परिवर्तन हुए उसको मैं 2 मिनट में नहीं बोल सकता। देखिए, हरियाणा में पहली बार मैंने ये तय किया कि मैं सब यूनिवर्सिटीज की अंदर जाऊंगा और रिव्यू मीटिंग करूंगा। आप किसी भी देश के बाकी शिक्षा मंत्रियों का भी एक बार जरा देखना क्या होता है, कैसे करते हैं। मैंने हर यूनिवर्सिटी को कहा
कि आपकी यूनिवर्सिटी में जहाँ भी है वहाँ का जो लोकल बिजनेस है, लोकल जो यहाँ व्यापार है, आप उनके साथ टाई अप करिए, एमओयू करिए, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप कराइए और हमारे बच्चे वहीं पर काम सीखे, काम सीख कर अगर उसको वहीं पर अच्छी जॉब मिलती है जॉब करे, नहीं तो वो काम सीख के अपने उस क्षेत्र में इंडस्ट्री लगाए। तो एमओयूज हमारे हुए हैं, 509 एमओयूज हमने अब तक किए हैं। आज मैं ये भी बता दूं, हमने एक बड़ा टारगेट भी रखा है। टेक्निकल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस है उसमें जब कांग्रेस की सरकार थी तब कितने % का रिजल्ट था प्लेसमेंट पता है? 61%। आज हमारी कितनी है? 87%, 83%, सॉरी 83% प्लेसमेंट है। कोई छोटी उपलब्धि नहीं, हमसे आगे महाराष्ट्र है। सिर्फ हमने 2030 तक 2030 तक 2030 तक इसको 90% करने का टारगेट लक्ष्य अपने इंस्टीट्यूशंस को दिया है और हम लोग इसको पूरा करेंगे। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे बच्चों की जो मेहनत है, हमारे बच्चे जिस गति से संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक सकारात्मक सोच के साथ वो इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं और हमारे जो श्रेष्ठ गुरुजन हैं जो उनके मार्गदर्शन में वो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हरियाणा बहुत जल्दी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हमारा लक्ष्य है अपने हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाना। ये है महिपाल ढांडा साहब जो अपने लक्ष्य से हट नहीं सकते। सवाल आप कैसे पूछ लो, तैयारी पूरी है, पूरा डाटा इनके पास है। आप देश के मुद्दों की बात कर लीजिए, विदेश के मुद्दों की बात कर लीजिए। एक राजनीतिक अनुभव के साथ एक बजा हुआ राजनेता किस तरह से जवाब देता है, ये बढ़िया बानगी आपने दी और किसी भी सवाल को डग आउट करके आपने छोड़ा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेज पे सर आप बने रहिए और बहुत शानदार तरीके से आपने अपना विजन भी रखा और जी मीडिया के माध्यम से वो तमाम हरियाणा के लोगों और खास तौर से स्टूडेंट्स के तक गया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महिपाल ढांडा जी। आप मंच पर बने रहिए और विनोद लांबा जी आप भी मंच पे बने रहिए। और सबसे पहले इतना अच्छा आपने आयोजन किया है, कराया है, इसके लिए भी 1 लाख रुपए देने की घोषणा भी करता हूँ। और सर देखिए, मंच अच्छा होता है मंच पे जो आसीन होते हैं, तो आप आसीन हुए इसलिए मंच सुशोभित हुआ है, इसलिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले जब हम इमर्जिंग सोनीपत की बात करते हैं, कोई शहर कोई राज्य तभी डेवलप करता है जब अलग अलग फील्ड के लोग बेहतर काम करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो राज्य सरकार के मंत्री हैं वो उन लोगों को सम्मानित करें जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम किया और कर रहे हैं। सबसे पहले मैं PR कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रविंद्र भारद्वाज जी जो फाउंडर हैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। सर प्लीज़ आप जल्दी आइए। और PR कैपिटल इन्वेस्टमेंट के रविंद्र भारद्वाज जी ये फाउंडर हैं और AI से और स्टॉक से जुड़े और चलिए अब मैं ओक हिल्स इंफ्रा के फाउंडर अजय कुमार जी, उनको भी मंच पे बुलाऊंगा। अजय कुमार जी हैं, फाउंडर हैं सर ओक हिल इंफ्रा के। तो देखिए अलग अलग हर क्षेत्र के लोग जो अच्छा काम करते हैं तो शहर विकसित करता है। अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा नीलगिरी ग्रुप के मुकेश गोयल जी, मैनेजिंग एडिटर हैं। सर आप जल्दी से मंच पर आए और हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा जी आपको सम्मानित करेंगे। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा क्रोनस इंफ्राटेक के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराज अंतिल जी, जिनको सम्मानित करेंगे महिपाल ढांडा जी। और अब मैं मंच पे बुलाऊंगा सूर्या फाउंडेशन से प्रोफेसर HL शर्मा साहब, GR अग्रवाल जी और विशाल गोयल जी। सूर्या फाउंडेशन जो हरियाणा के साथ साथ देश को रोशन कर रहे हैं। और अब मैं मंच पे बुलाना चाहूंगा हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग से
वैनी थॉमस जी, थैना और यूवी जी, अगर आप लोग हैं तो प्लीज़। हैप्पी चाइल्ड कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वैनी थॉमस जी और थैना यूवी जी। तो देखिए ये अलग अलग फील्ड से जुड़े लोग हैं जो अपने अपने, अब मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा एलटी फूड के जनरल मैनेजर कृष्णपाल शर्मा जी। एलटी फूड के जनरल मैनेजर। आरोग्यम अमृतम सोनीपत से। तो ये हमारे वो लोग हैं जो, राजधानी ग्रुप के डायरेक्टर मीर गुप्ता जी को मैं मंच पे बुलाना चाहूँगा सर प्लीज़। देखिए ये वो लोग हैं जो अपने अपने आरोग्य अमृतम से आरोग्य अमृतम ग्रुप से किशोर वशिष्ठ जी है। अरे ये निखिल मदान जी, राज्य सरकार के मंत्री महिपाल ढांडा जी को हमारी इमरजिंग सोनीपत के जरिए सम्मानित करते हुए, और हमारे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा जी,